हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं हिंदी का जो ब्रिज कोर्स कक्षा 8 लर्निंग आउटकम पर आधारित जो गैप सामग्री है, मतलब जो आपकी जो पढ़ाई में गैप हो गया था उसको भरने के लिए आप लोगों को ये पुस्तकें दी गई हैं। तो इससे के पहले की जो वीडियो है, मतलब कि हम करने वाले हैं पेज नंबर 23 से। तो मतलब 22 तक के पेज नंबर का सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में 23 से आगे क्वेश्चनों को देखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आपको आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि बगल में शादी हो रही है, इसलिए प्लीज़ उसको इग्नोर करें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पेज नंबर 23 में आपको मिलेगा क्या, महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। यदि आपने 7th क्लास में देखा है तो ये चैप्टर आपको जरूर मिला होगा। आप तो अभी 8th क्लास में है, लेकिन 7th क्लास में जो आपका गैप हो गया था ना, उसी का जो आपको मटेरियल दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो ये जो चैप्टर है वो आपको 7th क्लास में दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर के आधार पर जो आपके प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं तो वो हैं आपके 24, पेज नंबर 24 पर। तो हम उसी पर चलते हैं, पेज नंबर 24, ठीक है बच्चों। तो पेज नंबर 24 पर आपको क्या दिया गया है, देखिए। प्रक्रिया में रूपरेखा आदि पर चर्चा करते हुए समझाएं, ठीक है। पहला क्या है क्वेश्चन, निबंध किसे कहते हैं। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, ठीक है। निबंध किसे कहते हैं तो आपको लिखना है निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। तो इतना लिखना है केवल आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आपने पिछली कक्षाओं में विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे होंगे। तो हाँ, तो आपको लिखना है विज्ञान का चमत्कार, वायु प्रदूषण और खेलों का महत्व, और भी लिख दें आप, जो आपको लिखना, महात्मा गांधी, दीपावली, इन पर आपने लिखे हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, निबंध की रूपरेखा में कौन कौन से बिंदु लिखे जाते हैं। तो प्रस्तावना, व्याख्या, उपसंहार, ठीक है। अगला है, महापुरुषों पर लिखते समय निम्न बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनका प्रस्तावना, शिक्षा, महान कार्य, जीवन में उपलब्धियां, उपसंहार, ये तो आपको बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो बच्चों उनका जन्म हुआ, जो आंसर नंबर आ दिया गया है, 7 नवंबर 1988 को तिरुचिरापल्ली नगर में, ठीक है। रमन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते समय क्या स्थिति थी। तो ये लिखा बा, ठीक है। रमन साधारण परिवार से संबंधित होकर भी बहुत प्रतिभाशाली थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अगला है, इनका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा। तो उनका विद्यार्थी जीवन सुनहरा रहा, वह प्रतिभाशाली और सभी के स्नेह के पात्र थे, ठीक है। रमन की कार्य क्षेत्र के विषय में बताएं तो बच्चों, रमन ने लेखा विभाग में कार्य किया और इसके बाद उन्होंने कई अनुसंधान भी किए, रिसर्च किए, ठीक है। अगला है, विज्ञान के क्षेत्र में इनकी क्या देन है। तो बच्चों आपको ये आंसर जो है आपको यहाँ मिलेगा, देखो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आपने, मतलब वेंकटरमन ने वीणा, मृदंग, पियानो आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि एवं संगीत की विशेष प्रकार से खोज की तथा इनके संबंध में कई उच्च कोटि की पुस्तकें भी लिखी। वाद्य यंत्रों की इस खोज से विज्ञान जगत में तहलका मच गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप 24 पेज नंबर को कर सकते हैं कंप्लीट। चलते हैं अपन पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25 में आपको दिया गया है राष्ट्रीय पर्व, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर भी आपको कक्षा 7 में ही दिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्र पर्व के अनुसार हमको कुछ इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। वर्कशीट नंबर 1 देखेंगे, पाठ में लिखा गया है गणतंत्र दिवस किस प्रकार का पर्व है। तो बच्चों गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है। हमारे देश में कितने प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। तो हमारे देश में 2 प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, एक तो है राष्ट्रीय और दूसरा है धार्मिक पर्व, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय त्योहार है गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ठीक है बच्चों। धार्मिक पर्वों के नाम लिखिए। तो बच्चों धार्मिक पर्व, धार्मिक त्योहार, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, ईद, गुरु पर्व और क्रिसमस। आप भी जो जानते हैं वो आप भी लिख सकते हैं। चलते हैं पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 5 है, इस निबंध की भूमिका में कौन कौन सी बातें लिखी हैं। तो बच्चों इस निबंध की भूमिका में शहीदों, स्वतंत्रता, ब्रिटिशों और गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया है, ठीक है। भूमिका के लिए निबंध लेखन में दूसरा शब्द कौन सा है। तो बच्चों भूमिका के लिए निबंध लेखन में दूसरा शब्द है परिचय, ठीक है। परिचय भी हम लिख सकते हैं भूमिका की बदले में। भूमिका लिखने के बाद निबंध में कौन सा विषय पर लिखा जाता है। तो भूमिका लिखने के बाद निबंध में वर्णन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर किस बिंदु पर चर्चा की जाती है। तो इस बिंदु के बाद विचारों को स्पष्ट किया जाता है। निबंध में अंत में क्या लिखा जाना चाहिए। तो निबंध के अंत में उपसंहार लिखा जाना चाहिए, ठीक है। और पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत अपूर्ण निबंध को छात्र स्वयं पूरा करेंगे। आपको जो पीछे चैप्टर दिया गया है राष्ट्रीय पर्व, इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। यही आपसे कहा गया है।
अगला है किसी एक धार्मिक पर्व पर निबंध, शीर्षक तथा रूपरेखा लिखिए। तो बच्चों मैंने लिखा है, शीर्षक लिखा है इधर दीपावली, और इसकी रूपरेखा इस प्रकार से लिखी है। दीपावली का त्यौहार खुशियों और समृद्धि का त्यौहार है। यह केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, पौराणिक आध्यात्मिक महत्व भी है। ठीक है, अब चलते हैं हम पेज नंबर 27 पर। तो बच्चों हम आ गए हैं 27 पेज नंबर पर। मूल्यांकन नंबर 6 वर्कशीट नंबर 1 कहा गया है रंगों का त्यौहार होली, शीर्षक पर निबंध दिए गए बिंदुओं के अनुसार लिखिए। सबसे पहले शीर्षक तो न दिया है रंगों का त्यौहार होली। ठीक है, इसके बाद आपको रूपरेखा लिखनी है। तो देखो, होली एक सौहार्दपूर्ण त्यौहार है जिसमें लोग वर्षों पुरानी शत्रुता भुलाकर एक दूसरे से गले मिल जाते हैं, इसलिए इस पर्व को दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब फिर इसके बाद दिया गया है आपको प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में लिखना है होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है। यह त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके बाद आपको पॉइंट दिया गया है पर्व मनाने का कारण। क्या कारण है कि इस दिन हम मनाते हैं इसको? हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती, लेकिन गलत और अधर्म तरीके से अपने वरदान का प्रयोग करने के कारण वह जलकर भस्म हो गई। यही कारण है यह पर्व मनाने का। ठीक है, पर्व कैसे मनाते हैं? होली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है एवं इस दिन होलिका की पूजा की जाती है। इसके बाद हम एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है उपसंहार। सबसे आखिरी में लिखते हैं वो क्या है? होली एक सामाजिक त्यौहार है, परंतु कुछ कारण से आज समाज में आपसी प्रेम के बदले दुश्मनी पनप रही है। हमें होली के रंगों की तरह मिलकर रहने में ही होली का महत्व है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28 में लर्निंग आउटकम्स H720 दिया गया है। पाठ्य सामग्री, पाठ है लोक माता अहिल्याबाई। इनके बारे में आप जरूर पढ़ें। अपने मध्य प्रदेश इंदौर की ये महारानी थी। ठीक है बच्चों, होलकर साम्राज्य की महारानी और मल्हार राव होलकर की बहू, खांडे राव होलकर जी की पत्नी। ठीक है बच्चों, इनके बारे में दिया गया है। तो नेक्स्ट पेज पर आपको इनके संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, उन्हीं पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा गया है, देखो अहिल्याबाई कौन थी? तो अहिल्याबाई इंदौर की महारानी थी। अहिल्याबाई इंदौर की कहाँ की रानी थी? तो होलकर वंश की रानी थी, महारानी। ठीक है, अहिल्या का विवाह किसके साथ हुआ? तो खांडेराव होलकर के साथ हुआ। खांडेराव कौन थे? तो मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। ठीक है बच्चों, अगला है अहिल्याबाई ने किस प्रकार अपनी ससुराल में सबका मन मोह लिया? तो गृह कार्य में दक्ष लिखा है इधर। ठीक है, ये दक्ष है। अगला उन्होंने युद्ध कला में किसने परंपरागत किया? तो मल्हार राव उनके ससुर जी थे, उन्होंने उन्हें युद्ध कला में जो पारंगत किया। खांडेराव कहाँ के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए? तो भरतपुर के युद्ध में खांडेराव जो उनके पति थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर राज्य की सेवा का व्रत कब लिया? तो खांडेराव की वीरगति के बाद ही उन्होंने यह प्रण लिया। ठीक है, उन्होंने, अगला क्वेश्चन है तीर्थ स्थानों से उनका जुड़ाव उनकी किस भावना को द्योतक है? तो यह है वे धार्मिक महिला थी, यही जो है हमें प्रदर्शित करता है। ठीक है, अच्छा, और भी आप इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है, तो ये कहाँ है? हाँ जी, आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अहिल्याबाई की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय किस रूप में मिलता है? तो जी है इसका आंसर उनकी उचित युद्ध रणनीति एवं शत्रु को अहिंसा के बल पर जीतने से उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। अगला है लगाव था, तो जी है अहिल्याबाई के प्रति रुचि लगाव उनमें विशेष था, समझाएं किनको था? मल्हार राव को। तो कैसे? देखो, अहिल्याबाई की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं के कारण उनमें विशेष लगाव था। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, पेज नंबर ये कौन सा है? 29। चलते हैं पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 वर्कशीट नंबर 1 पाठ में कहा कि पर्यावरण के बारे में बताया गया है। पहला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों, पर्यावरण संरक्षण के विषय का आशय वातावरण के बचाव से है, यही है पर्यावरण संरक्षण। अगला है हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है? तो बच्चों, पर्यावरण ही हमारे जीवन की आधारभूत जरूरत है, इसके बिना जीवन असंभव है। ठीक है, पर्यावरण, पेड़ों का पर्यावरण से क्या संबंध है? तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में पेड़ों का अहम दायित्व है, यदि पेड़ नहीं तो पर्यावरण नहीं। पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और भी प्रदूषण है जो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि अमृता देवी बिश्नोई और पेड़ संरक्षण विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। तो देखो, अमृता देवी बिश्नोई के समान पर्यावरण प्रेमी होना हमें प्रेरणा देता है और हम सबको किसी न किसी तरह पर्यावरण को संरक्षण देना चाहिए। बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? तो भगवान जम्भेश्वर। जीवों पर दया करना किस समाज का मुख्य नियम है? तो यह है बिश्नोई समाज का, और बल्कि बिश्नोई समाज का मुख्य नियम नहीं है, हम सभी को अपना मुख्य नियम यही बनाना चाहिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8
कहा गया है वनों से आज वृक्षों को कटता देखकर आपके मन में किस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। तो देखो, अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु लोगों द्वारा वृक्षों की कटाई से मन दुखी और भविष्य के प्रति चिंतित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा गया है आपने अपने विद्यालय में कौन कौन से पौधों का वृक्षारोपण किया है। तो हमने अपने विद्यालय में कई तरह के फूलों के पौधों का रोपण किया है और नीम जामुन के वृक्षों का रोपण भी किया है। वृक्षों से पर्यावरण को क्या संबंध है? देखो बच्चों, वृक्षों से पर्यावरण का क्या संबंध है? देखो, पेड़ पौधों की कमी से ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, जिससे जीवन दूभर हो जाएगा, नहीं मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में पेड़ पौधे जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर किस पर, पेज नंबर 32 पर। ये 31 है, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 में जो है आपको क्या दिया गया है, मेरी भावना, मूल्यांकन नंबर 7। ठीक है, तो मेरी भावना पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो पेज नंबर 33 पर है, तो उसी पर चलते हैं हम। पेज नंबर 33 वर्कशीट नंबर 2। कहा गया है कवि ने इस कविता में अपने भाव किस रूप में व्यक्त किए हैं। तो कवि ने इस कविता में अपने भाव प्रार्थना के रूप में व्यक्त किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस कविता में निहित कवि की 3 भावनाएं लिखिए। तो देखो 3 भावनाएं इस प्रकार हैं, सरल सत्य व्यवहार की भावना, दूसरों के प्रति मैत्री भावना और गुणों को ग्रहण करने की भावना। दृढ़ निश्चय, साहस जैसे गुण किन मूल्यों को प्रकट करते हैं। तो दृढ़ निश्चय, साहस जैसे गुण नैतिक मूल्यों को प्रकट करते हैं। ठीक है, नैतिक मूल्य किसे कहते हैं? तो बच्चों, नैतिक मूल्य देखो, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री भाव को नैतिक मूल्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इस कविता में आए नैतिक मूल्यों में से कोई 5 नैतिक मूल्य लिखिए। तो बच्चों देखो 5 नैतिक मूल्य इस प्रकार हैं, सरल सत्य व्यवहार, मैत्री भाव, करुणा प्रेम, सेवा भाव और साम्य भाव। ये सब जो हैं आपके नैतिक मूल्य हैं। हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखना चाहिए? तो हमें जीवों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, परोपकार से संबंधित अपने जीवन की कोई घटना लिखिए। तो आप कोई भी घटना लिख सकते हैं, मैंने लिखी है। मेरे विद्यालय में मेरे मित्र को जब परीक्षा के समय एक पुस्तक की ज़रूरत थी तो मैंने अपनी छोटी सी बचत पूंजी को निकाल कर उसे वह पुस्तक दिलाई। यही जो है परोपकार है। ऐसे छोटे छोटे काम भी आपको भी करना चाहिए। चलते हैं पेज नंबर 34 पर। ठीक है बच्चों, 34 पेज नंबर 34 पाठ का नाम है अगर नाक ना होती, लर्निंग आउटकम्स H712। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसके आधार पर जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। एक नगर नाक ना होती जो कक्षा 7 में जो है आपके पास व्यंग्य दिया गया है, बहुत ही बढ़िया व्यंग्य है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें। ठीक है, इस पर आधारित जो प्रश्न है वो 35 पेज नंबर पर है। चलते हैं पेज नंबर 35 वर्कशीट नंबर 1। कहा गया है कि आपको देखो इधर जो दिया गया है, इधर नाक, उधर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हीं को जोड़कर इधर तो मुहावरा बनाना है और उनका इधर वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा मैंने किस तरह से किया है। देखो नाक रखना, तो नाक रखना इधर लिख दिया, नाक कटना तो नाक कटना इधर लिख दिया, नाक ऊंची रखना तो मैंने इधर लिख दिया। उनके सामने ही मैंने जो है उनके वाक्य प्रयोग भी कर दिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे नाक रखना है, विनय ने आज मेरी नाक रख ली। नाक कटना, उसने मेरी नाक कटवा दी। नाक ऊंची रखना, उसने उसके पुत्र ने नाक ऊंची कर दी। नाक फुलाना, वह नाक फुलाकर भाग गया। नाक रहना, उसके इस काम से उसकी नाक नहीं रही। नाक के नीचे, चोर पुलिस की नाक के नीचे से भाग गए। नाकों चने चबाना, झांसी की रानी ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए। ठीक है बच्चों, अगला है वर्ग पहेली में दी गई मुहावरे छुपे हैं, उसमें मुहावरे आप ढूंढ कर लिखे। देखो नाक कटना, कान काटना। ठीक है, नाक कटाना, नाक में दम करना, नाक रखना, नाकों चने चबवाना, मुंह में पानी भरना, मुंह फाड़ना, मुंह में पानी भरना और नाक रगड़ना। इस तरह के मुहावरे जो हैं आपकी इस तालिका में दिए गए हैं, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 36 पर। पेज नंबर 36। ठीक है, कहा गया है थर्ड क्वेश्चन, नीचे दिए गए मुहावरों को अर्थ स्पष्ट करें। हंसते हंसते प्रेरणा देना मतलब सदैव बलिदान हेतु तत्पर रहना। आग उगलना, अपशब्द बोलना, प्राण कांपना, मृत्यु के समान कष्ट, खौफ खाना, भयभीत होना। जादू का पिटारा मतलब कई तरह की चीज़ों से भरा हुआ। आग में कूदना मतलब जोखिम उठाना। घाव भरना मतलब जख्म ठीक होना। आंख उठाना मतलब गलत तरीके से देखना। फूलना समाना मतलब अति प्रसन्न होना। तिरछी नजर करना, चुपके से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है शरीर के अन्य अंगों से संबंधित एक मुहावरा लिखिए। अंग मतलब अंग अंग मुस्काना। आंख, आंख का तारा। नाक, नाक रगड़ना। अंगूठा, अंगूठा दिखाना। कान का कच्चा, कान से संबंधित है। वाक्य में प्रयोग करना है नींद खुलना, उसका जब नुकसान हो जाएगा तब नींद खुलेगी, यही इसका वाक्य प्रयोग है। आंख का तारा, बच्चे माँ की आंख के तारे हैं। 9 2 11। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गई। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन पेज नंबर 37। फोर्थ है श्री गणेश करना मतलब शुरुआत करना। सुमित ने अपनी दुकान की श्री गणेश कर ही दिया।
मोहन की लॉटरी नहीं लगी तो उसके प्राण मुरझा गए। प्राण मुरझाना, बहुत ही निराश हो जाना, ठीक है। मूल्यांकन नंबर 9 में आपको दिया गया है, इधर आपको सही जोड़ी बना के इधर आपको नोट करना है, तो वो आप नोट खुद कर लेंगे। जैसे कि अंगूठा दिखाना इधर उतारें, उसके सामने लिखें अंगूठा दिखाना का जो है इंकार करना, तो उसको इधर इंकार कर दें, ठीक है। यही आपको लिखना है, तो वो आप सब नोट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सही जोड़ी तो आपको मिला ही दी है। इसके बाद आपको सही इधर सही जोड़ी वो सही खाली स्थान भरना है मुहावरों के अर्थ पर। अकबर के 9 रत्नों में बीरबल तो जैसी अंगूठी का नगीना था, तो आपको भर देंगे अंगूठी का नगीना यहाँ पर, ठीक है। दूसरे में अकल की घोड़ी दौड़ाना, अपना उल्लू सीधा करना, खाक में मिलाना और दांतों तले उंगली दबा लेना, यही जो है आपको इनमें फिल करना है, ठीक है। तो बच्चों लर्निंग आउटकम्स आपका है 8714 पाठ का नाम है मध्य प्रदेश का वैभव। इसमें हम देखते हैं क्या आपको दिया गया है करने के लिए। तो चलते हैं पेज नंबर 39 पर, और पेज नंबर 39 में क्या दिया गया है। पेज नंबर 39 वर्कशीट नंबर 1 कहा गया है ग्यारसपुर में कौन सी देवी का मंदिर दर्शनीय है, तो माला देवी। भोपाल को किसकी नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी। विदिशा का संबंध अशोक सम्राट से है। स्तूपों के तोरण द्वारों पर कलात्मक नक्काशी देखने ही बनती है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। भीमबेटका विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चों भीमबेटका विश्व में शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। शैल मतलब चट्टानी आश्रयों के लिए, ठीक है, गुफाओं के लिए। मध्य प्रदेश में सांची जो है रायसेन जिले में स्थित है। भारत भवन भोपाल में, और ताजुल मस्जिद भी आपकी भोपाल में स्थित है। चलते हैं पेज नंबर 40 मूल्यांकन नंबर 10 वर्कशीट नंबर 10 आपको सही जोड़ी बनाने के लिए कहा गया है, और फिर उसको वहां पर नोट करने के लिए कहा गया, जैसे विश्व प्रसिद्ध शैलचित्र और फिर इधर लिखना है भीमबेटका, ठीक है। मतलब इन दोनों को आपको इधर लिख देना है सामने सामने, ठीक है। जो आपकी सही जोड़ी मैंने बना दी है वो आप खुद लिख सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर देना है। जैसे कहा गया है खजुराहो किस राजवंश की संवेदनशीलता एवं रचनाशीलता का परिचायक है, तो बच्चों जो खजुराहो है चंदेल राजवंश की संवेदनशीलता एवं रचनाशीलता का परिचायक है, ठीक है बच्चों। तो हम आ चुके हैं पेज नंबर कौन सा है आपका, पेज नंबर 41, ठीक है। होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी का नाम लिखिए जिन्होंने महेश्वर मंदिर का पुनर्स्थापित किया, तो वो है अपनी रानी अहल्याबाई, जिनके बारे में हम कुछ समय पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। मध्यकालीन डेक्कन के प्रवेश द्वार के रूप में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर विख्यात है, तो बुरहानपुर, ठीक है। भारत का हृदय प्रदेश के नाम से कौन जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। अगला है चंदेरी बेत्रवती तथा उर्वशी नदियों के मध्य में स्थित है चंदेरी, ठीक है, उर्वशी। अगला है परकोटा और दरवाजी और भव्य प्रवेशों द्वारा के लिए विख्यात है, ठीक है। तो परकोटा एवं दरवाजों, एक्चुअली में तो ये पता है गलत हो गया, मतलब मिसप्रिंट ही हो गया है, ठीक है। फिर भी इसमें दरवाजों आप भर सकते हैं। रानी रूपमती के संदर्भ में बताया गया मांडू नगर है, ठीक है, बसाया गया। खजुराहो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया है। अब चलते हैं पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 लर्निंग आउटकम 719, ठीक है। पाठ का नाम है नर्मदी। ये जो लेसन है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जरूर पढ़ें, बहुत बढ़िया लोक कथा है, ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में। और इसके आधार पर आपको क्या क्वेश्चन दिए गए वो देख लेते हैं पेज नंबर 43 पर। पेज नंबर 43 पर सबसे पहले तो आपको क्या दिया गया है, इधर विराम चिन्हों का मतलब जो व्याकरण में हिंदी में चिन्ह का उपयोग होता है उसके बारे में आपको दिया गया है। इन चिन्हों का उपयोग आप ध्यान से देख लें, आपकी पुस्तक में आई होप कि आपने देखा होगा। चलते हैं 44 पेज नंबर पर, जिसमें आपको कुछ जो है वर्कशीट भरने के लिए दी गई हैं, ठीक है। पेज नंबर 44, तो देखिए बच्चों पेज नंबर 44 कहा गया है आपको ये जो है 2 लाइनें दी गई हैं, और इस लाइनों के बाद फिर आपको जो है उचित चिन्हों का प्रयोग करके फिर से आपको रीराइट करना है। तो देखो बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको आप इस तरह से ही देखो, इधर आपको जो है वाली चिन्ह लगी हैं, इन्वर्टेड कोमा देखो आपको दिख रहा होगा है ना, इधर विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है, इधर फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी लगा देना है। चलते हैं सही विकल्प पर। विराम चिन्ह का अर्थ क्या है, तो बच्चों विराम चिन्ह का अर्थ है आंसर नंबर बा ठहराव या रुकना, ठीक है। अगला है पूर्ण, अगला क्या है पूर्ण विराम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो वाक्य के अंत में जो है पूर्ण विराम का जो है प्रयोग किया जाता है। इनमें से विस्मयादि बोधक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही हो जाता है, वही आपका विस्मयादि बोधक। चलते हैं पेज नंबर 44 पेज नंबर 45 वर्कशीट नंबर 1 मूल्यांकन नंबर 11, ठीक है। एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य बने तो आपको कौन से चिन्ह का उपयोग करना चाहिए, तो बच्चों हम कोमा लगाते हैं अल्प विराम का, ठीक है, अल्प विराम। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आप आंसर नंबर बा
जो दिख रहा है वही आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपको पता ही होगा। जब ऊपर लिखी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो पुनरुक्ति चिन्ह का उपयोग हम करते हैं। तालिका को आपको भरना है, आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो बच्चों देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो जाएगा, अल्प विराम हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, पूर्ण विराम हो जाएगा आपका ये वाला विस्मयादि बोधक, और ये हो जाएगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब दो शब्दों को एक साथ मिलाना, ठीक है। तो बच्चों हम आ चुके हैं, अब पेज नंबर आपका हो जाएगा 46 में लर्निंग आउटकम्स H721 में आपको पार्ट 8 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन का प्रसंग दिया गया है। तो ये चैप्टर जो है आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लें। कक्षा 7 की किताब उठाकर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, आपको इनके जीवन के बारे में तमाम चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। चलते हैं, इसकी वर्कशीट भरते हैं। पेज नंबर 47, वर्कशीट नंबर 1 पेज नंबर 47 कहा गया है भित्ति पत्रिका के लिए 4 कविताएं लिखिए, 4 पंक्तियां। बच्चों भित्ति पत्रिका वो होती है जो अपने स्कूल में ही कोई ऐसी पत्रिका बनाई जाए जो बच्चों के द्वारा रचित हो, याद रखना बच्चे ही बनाते हैं उसको, ठीक है। तो देखो, गांव को गांव रहने देंगे, शहर नहीं बनाएंगे, वरना ये हवाएं और पानी भी प्रदूषित हो जाएंगे। ये तो मैंने 4 लाइनें लिख दी हैं। अब दूसरे में कहा गया है कि कम से कम 50 शब्दों कि कम से कम एक छोटी सी कहानी लिखनी है। तो वो बच्चों मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, आप छोटी सी कहानी आप कहीं से भी देखकर इसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भित्ति पत्रिका के लिए आपने कहानी कविता के अतिरिक्त क्या क्या सामग्रियां जुटाई हैं, संक्षेप में लिखिए। तो देखो, कहानी, कविता, आलेख, चित्रकारी, वर्ग पहेली, रोचक बातें, चुटकुले और पहेलियां हमने जो है भित्ति पत्रिका के अंदर लिखने के लिए जुटाई हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, भित्ति पत्रिका के लिए आपने जो सामग्री जुटाई है उसके मुख्य स्रोत क्या है, कहानी कहाँ से आपने जो सामग्री है जुटाई है। तो देखो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, निजी विचार लेखन, समाचार पत्र, ठीक है, पत्रिकाएं, निजी विचार लेखन, ठीक है, शिक्षक मार्गदर्शन से भी हमने जो है सामान जुटाए हैं, पुस्तकों से कुछ बाहर से खरीद कर लाए हैं। जैसे आपको चित्रकारी करनी है तो उसके स्केच कलर वगैरह जो है, पेंट ब्रश कलर, और घरेलू सहायता से भी जो है हमने ये सामग्रियां जुटाई हैं। चलते हैं पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 मूल्यांकन नंबर 12, ठीक है, वर्कशीट नंबर 1। भित्ति पत्रिका में आपने अपने विद्यालय की किन किन उपलब्धियों को समाहित करने की परिकल्पना की है। तो देखो बच्चों, विद्यालय योजना के कार्यक्रम मैंने समाहित करने की योजना बनाई है, ठीक है। खेल के क्षेत्र में विद्यालय की उपलब्धि, इसको भी मैंने उसमें लिखने की योजना बनाई है, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की उपलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रारूप और मूल्यांकन उपलब्धि, ठीक है। अगला है भित्ति पत्रिका के कवर पेज को आकर्षक बनाने के लिए आपने क्या परिकल्पना की है। तो देखो बच्चों, भित्ति पत्रिका के कवर पेज को आकर्षक बनाने के लिए एक अच्छा शीर्षक दे सकते हैं, ठीक है बच्चों, अच्छा शीर्षक दे सकते हैं। अगला है, आपके अनुसार भित्ति पत्रिका का शीर्षक क्या होना चाहिए। तो देखो, भित्ति पत्रिका का शीर्षक होना चाहिए प्रयास। क्या होना चाहिए? प्रयास। आप जो भी और देना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने तो दिया है प्रयास, एक छोटा सा प्रयास जो है आप ये पत्रिका है उसका शीर्षक दे सकते हैं प्रयास, ठीक है, इस तरह से। अगला है, आपको किस तरह की पत्रिकाएं जो है पढ़ने में आनंद मिलता है। तो हमने लिखा है कि हमें ज्ञानवर्धक किताबें पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महापुरुषों के विचारों की संकलन करें। तो देखो बच्चों, अज्ञेय द्वारा कहा गया है कि सब कहते हैं कि मैं अच्छा हूं, महत्वपूर्ण यह है कि लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, यह जो है उनके द्वारा कहा गया विचार है। दूसरा है, उठो जागो और लक्ष्य तक रुको मत, यह जो है विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया। सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं, यह महात्मा गांधी द्वारा कहा गया। अपने ऊपर विजय पाना सबसे कठिन है, यह बुद्ध द्वारा कहे गए विचार हैं। मन एक भीरू शत्रु है जो पीछे से वार करता है, यह जो है अपने प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, प्रेरक विचारों को संकलित करें। समय ही सोना है, यह तो बहुत महान विचार है, ठीक है। टाइम इज गोल्ड, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, जीवन एक संघर्ष है और मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इस तरह से आपका जो भी वर्कशीट है कक्षा 8 हिंदी ब्रिज कोर्स की वो होती है कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं और अन्य भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। कमेंट बॉक्स से अपना नाम जरूर छोड़ें। गुड डे।